विजेता, तैमूर, अमित, पंकज, एवरीवन, जितने भी लोग लाइव है भाई इस समय, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से कमेंट कर दे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? शुरुआत करें क्लास की। शार्प 1 o'clock का टाइम हो रहा है अभी। और चलिए भाई एक बार कमेंट कर दें। शिव, चंद्रभान, सभी लोग, हर्ष, ओके की रिपोर्ट है या नहीं जल्दी से बता दें मुझे एक बार, ताकि शुरुआत कर सके। कल जो पढ़ रहे थे उसका एक रिवीजन कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे फिर हम। ठीक है, ऑल क्लियर है। चलिए क्लास चल गई है अमित, अभी लाइव हो चुकी है कंप्लीट क्लास। ओके है बिल्कुल। चलिए तो बेसिकली देखिए जो हम बात कर रहे थे वो गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। और जनरली आपने देखो दो चीजें याद की हैं, पहले रिवाइज करके मुझे बताइएगा। गरीबी और बेरोजगारी, इन दोनों के जो डेटा का कलेक्शन है, जो आंकड़े हैं, वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आंसर ये करना है कि जो गरीबी और बेरोजगारी है, इसकी रिपोर्ट्स जो लाई जाती है वो किसके द्वारा लाई जाती है? रिपोर्ट्स का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन कौन करता है? तीसरा सवाल ये बताना है कि जब हम बात गरीबी की करते हैं तो गरीबी के अंदर जनरली मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जो पूरा नहीं कर पाता उसे बीपीएल कहते हैं। तो आप मुझे बताएं बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? सीबीटी 2 हाँ हो जाएगा, इससे कोई डाउट नहीं है। तो पहले सवाल का सही आंसर है एनएसओ का काम है डेटा कलेक्शन करना। ठीक है, सभी का आंसर। दूसरे का आंसर रिपोर्ट्स को बनाने का काम नीति आयोग करता है, जो पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। बात एक ही है दोनों फिलहाल के लिए। तीसरा सवाल ये कि जो हमारे पास बीपीएल वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लास चेंज की है मैंने आज के लिए साहिल, क्योंकि आज मैं शाम को हूं नहीं, छुट्टी करने से बेहतर है आप आफ्टरनून में कर लें क्लास। ठीक है, जनरली तो क्लास रहती है आपकी। और आप मुझे बताएंगे भारत में कैलोरी के बेस पर गरीबी रेखा क्या है और एक्सपेंडिचर के बेस पर गरीबी रेखा जो है वो क्या है भारत की? दोनों का आंसर आप मुझे जल्दी से करेंगे। कैलोरी के आधार पर और व्यय के आधार पर गरीबी रेखा क्या क्या है भारत में। साथ ही आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पॉवर्टी की लाइन जो हो वो $1.9 होनी चाहिए एक दिन की, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि $1.35 जो है वो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। और बहुत सारी कमेटियां, जिनमें सबसे फेमस कमेटी मैंने बताई लकड़ावाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी, सक्सेना कमेटी, हाशिम कमेटी, ये कुछ कमेटियां इंपॉर्टेंट हैं। तो ज्वाइन हो चुकी है क्लास पंकज आपकी। तो शहर के लिए 2100 कैलोरी और गांव के लिए 2400 कैलोरी। अगर कैलोरी में कहें 2100 और 2400 कैलोरी होगा। और अगर हम बात एक्सपेंसेस के अंदर करेंगे तो शहर में 47 रुपीज पर डे, 47 रुपए एक दिन के, या 1407 रुपए महीने के। ये शहर का बताया मैंने आपको। गांव का 32 रुपए एक दिन के 32, या पीडीएफ आ जाएगी भाई शिव, आज आ जाएंगी सारी जो आ रही है लगातार आपके पास। और 972 रुपए पर मंथ के लिए होंगे भाई। आपके पास एवरेज रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन का। हर्ष चलिए मेरी बात समझिएगा यहां तक। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी इसके बारे में। अब आगे देखते हैं सर। जनरली यहां पर मैंने आपको बताया कि जब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि देश में कितने लोग वर्किंग हैं, देश की वर्किंग लोगों को क्या कहा जाता है? कमेंट करें मुझे। देश में कार्य कर रहे लोग यानी देश के कार्यरत लोगों को क्या कहा जाता है? टेक्निकल शब्द में, टेक्निकल भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है? आ जाएगी, बिल्कुल आज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ तो आ ही रही है लगातार। इवनिंग वाली पीडीएफ मैं अगले दिन दे देता हूं आपको। चलिए, एक व्यक्ति का एक दिन का है, वो फैमिली का नहीं है, व्यक्ति का एक दिन का। अच्छा, तो आपने कहा सर जो हमारे पास है उसे वर्क फोर्स कहते हैं, कार्य शक्ति कहते हैं, वर्क फोर्स कहते हैं। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि देश में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं, देश की कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाए तो उसे क्या कहेंगे? कार्य शक्ति जो है देश की, अगर उसको प्रतिशत में निकाला जाए देश की आबादी के, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो उसे कहा जाएगा सहभागिता दर।
उसे पार्टिसिपेशन रेट कहेंगे। वर्क फोर्स को डिवाइड करेंगे कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन से, सहभागिता दर से पता चलेगा कि कितने परसेंट लोग देश में काम करते हैं। वो लगातार अलग अलग हो सकता है, जनरली वो कुछ एग्जाम्पल था, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसे कहा क्या जाएगा, उसे कहेंगे सहभागिता दर। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि कल वाली क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसको आज पूरा करना है और यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, बेरोजगारी के बारे में बात करनी है आपसे। देखो, बेरोजगारी की कोई एक वजह नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं मेनली। मेरी बात सुनना, कोई कमेंट नहीं करना, अभी मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्योंकि बेरोजगारी के अलग अलग कारण हो सकते हैं और अलग अलग कारणों के कारण ही बेरोजगारी के नाम जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। जैसे एक का नाम क्या होगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला होता है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है? देखो, देखिए होता क्या है, संरचनात्मक का मतलब यह होता है जब आपकी टेक्नोलॉजी बदलती है। टेक्नोलॉजी बदलने का क्या मतलब है? देखो, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं, पहले लोग ऑफलाइन दुकान पर जाते थे और शॉपिंग करके लाते थे, अब वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, सामान अपने आप घर आ जाता है। जब से ऑनलाइन डील करने लगे हैं, तब से बहुत सारे नए लोगों को कारोबार मिला है ऑनलाइन में, नए नए काम शुरू हुए, बहुत सारे डिलीवरी बॉय, फील्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, ऐसे लोगों से सवाल करेंगे जो पहले किसी दुकान में सेल्समैन थे, मान लीजिए 10 सेल्समैन थे किसी दुकान में, आज आप जाएंगे उस दुकान पर, आपको कितने सेल्समैन दिखेंगे? तो आप कहेंगे सर अब क्योंकि मार्केट में उतने लोग नहीं जाते या उतना काम नहीं होता मार्केट में, तो मान लो 7 रह गए, 10 में से 3 लोगों को इसलिए निकाल दिया, इसलिए हटा दिया क्योंकि अब बाजार में काम नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। पहले की टेक्नोलॉजी की जगह अब नई टेक्नोलॉजी ने, यानी कि ऑनलाइन मार्केट ने जगह बना ली है। नए लोगों को काम तो मिला, लेकिन पुराने लोगों का काम चला भी गया। ये भी कह सकते हो आप, जैसे जैसे देखो होता क्या है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे एक और चीज याद रखना, जो पुराने लोग होते हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ में, जो उनकी एबिलिटी है वो कम होने लगती है। क्यों? मान लो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ठीक करने वाला था, कलर टीवी आने के बाद वो मैच नहीं कर पाएगा। कलर टीवी ठीक करने वाला जो इंजीनियर है, वो एलसीडी शायद ठीक ना कर पाए। अब जब एलसीडी की जगह एलईडी और नई टेक्नोलॉजी आ गई एडवांस, तो शायद वो ठीक ना कर पाए। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्निक बदल रही है, समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुरानी टेक्निक के जो माहिर थे किसी दौर के, आज वो एबल नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी आज के समय से मैच नहीं करती। सीधा सा आपसे सवाल ये पूछेगा, जब किसी देश में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपसे कहा जाए तकनीक में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी आती है उसे क्या कहा जाता है? तकनीक में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी है उसे कहते हैं संरचनात्मक। ये पहली स्लाइड की पहली लाइन मैंने लिखी है मेरे भाई, इसे कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको? फॉर एग्जांपल, ऑफलाइन से मार्केट का ऑनलाइन हो जाना, ऑफलाइन टू ऑनलाइन मार्केट टू ऑनलाइन मार्केट। तो जो बाजार पहले ऑफलाइन था वो ऑनलाइन हो गया।
चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। अपडेट नहीं वो कहीं नहीं, सब कुछ होगा पंकज, धीरे धीरे चलिएगा। लास्ट 2 मिनट दीजिएगा सर, अर्जेंट। ओके भाई पंकज, चलिए सवाल पूछ लीजिए, बीच में ही लास्ट में रह जाता है। तो इसे आपने कहा सर ये एक मार्केट हो गई, दैट इज स्ट्रक्चरल। अच्छा, दूसरी को बोलते हैं फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको आप देखेंगे जरा। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसे समझ लो पहले। दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आंशिक बेरोजगारी। मेरे भाई ये बिंदी लगी है भाई, आंशिक बेरोजगारी। अब देखो आंशिक का मतलब क्या है हमारे पास। जब आपसे ये कहा जाता है, जैसे मान लो कि एक इंसान एक जगह जॉब करता है, मेरी बात समझो बिल्कुल। एक इंसान एक जगह जॉब करता है और वो जॉब से रिजाइन कर देता है, ऐसा बहुत लोग करते हैं। मान लो मुझे कहीं और ज्वाइन करना है तो हमने पुरानी जगह रिजाइन कर देते हैं। अच्छा, पुरानी जगह से रिजाइन करना और अगले दिन तो ज्वाइन नहीं कर लेता हर इंसान, कुछ लोग कर लेते हैं कुछ नहीं करते। जनरली क्या होता है कि एक जगह जॉब करने और दूसरी जगह जॉब में जब बदलते हैं, कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए हम बेरोजगार हो सकते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए। ऐसा होता है कई बार। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी कहती है ठीक है आप एक्सीडेंट जब ठीक हो जाए आप तो वापस आ जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको पैसा देंगे फ्री में, बट हाँ ये जरूरी कि हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, 6 महीने बाद भी आप अगर आएंगे तो हम आपको रख लेंगे। तो जब इंसान टेम्परेरी पीरियड के लिए, खास तौर पर जॉब शिफ्ट करने के बीच के समय में बेरोजगार हो जाता है, उस समय की बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल। अलग अलग नाम, अलग अलग कारण की वजह से। तो आप कहेंगे ये क्यों होता है? ये होता है अस्थायी समय के लिए, अस्थायी समय के लिए बेरोजगारी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, जॉब शिफ्टिंग के लिए समय। जब लोग जॉब बदलते हैं, शिफ्ट करते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब में, तब ये बेरोजगारी आपको नजर आती है। दोनों बातें बस सिंपल समझ के चलना है। टेक्नोलॉजी बदलेगी तो ये स्ट्रक्चरल कहेंगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए होगी तो फ्रिक्शनल कहेंगे। क्लियर है? डन करो जल्दी से एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू रोहित। मैंने एक बार फिर बता दिया भाई, ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केट करने लगे आप लोग तो दुकान पर काम करने वाले लोगों की जरूरत कम होने लगी। दुकानदार ने काम करने वाले हटाया लोगों को, तो वो ये बेरोजगारी। जॉब शिफ्ट कर रहे थे, बीच में कुछ दिन एंजॉय करने लगे, छुट्टी मार ली कि ठीक है अब जॉब तो करनी ही है लाइफ टाइम, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो ये फ्रिक्शनल हो जाएगी आपके पास। अच्छा, अब देखना ध्यान से, सभी के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, दोनों ये डन हो चुकी है। चलिए बिल्कुल कराएंगे भाई, कोशिश करेंगे। पंकज, सुधांशु, देखते हैं भाई। अब देखो तीसरा क्या है हमारे पास। तीसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय कैसी होती है वो समझना। देखो देखो, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब यह है जब बेरोजगारी इस कारण से बढ़े, सुनना ध्यान से, इस कारण से, जिससे आप एक देश को देखते हो, एक बिजनेस को देखते हो, पहले सोच के बताना। जब आपका बिजनेस होता है, क्या बिजनेस हमेशा ऊपर रहता है? देखो कभी बिजनेस शुरू करते हैं तो कभी ऊपर जाता है, कभी बिजनेस नीचे भी आता है भाई, कभी प्रॉफिट है तो कभी लॉस है। देश के भी हालात ऐसे ही होते हैं। जैसे अभी देखो क्या है, हमारा देश ऊपर जा रहा था, 2000 के बाद से तरक्की कर रहा था, लेकिन कोरोना ने आके क्या करा, देश को नीचे कर दिया। देखो पहले देश ऊपर जा रहा था, अब देश नीचे आने लगा है, अब फिर देश को धीरे धीरे कोरोना के बाद हम ऊपर ले जा रहे हैं।
फ्यूचर में भाई हमेशा फिक्स तो नहीं रहेगा, कभी नीचे भी आएगा। यानी देश की तरक्की जो है वो बदलती रहती है। कभी हम कहते हैं हम बूम में हैं, कभी हम मंदी में हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। अब अगर मैं ये कहूं कोरोना में बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि कोरोना में मंदी आ गई देश के अंदर। भाई कोरोना में सरकार ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि कोरोना में अगर बेरोजगारी आई है तो उसकी वजह यह है क्योंकि देश इस समय कहां चला गया, नीचे चला गया, मंदी में, क्योंकि कारोबार बंद हो गए। इसीलिए ये कहा जाता, दूसरी स्लाइड है आपकी ये, तो दूसरी स्लाइड ये कहती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर, देश के हिसाब से। अब देश की स्थिति के हिसाब से अगर आप कहोगे, इसका यह मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो इसका एग्जाम्पल है मंदी में बेरोजगारी, या ऐसे कह लो देश मंदी में होना, यानी कंट्री इन रिसेशन। अगर आपसे कहा जाए किसी देश में रिसेशन आ जाता है, कारोबार डूबने लगते हैं, बिजनेस बंद होने लगते हैं, बीमारियां चलने लगती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, सीधा सीधा सा मतलब है सर, इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मंदी आ गई तो बेरोजगारी बढ़ेगी, मंदी खत्म हो गई कम हो जाएगी, इसके आधार पर। तो इसको कहेंगे जब कोविड-19 में, कोविड तो मतलब कोविड नहीं है, मेन चीज है कोविड से क्या आया, कोविड से पहले की वजह से रिसेशन और इसकी वजह से मंदी। तो रिसेशन की वजह से मंदी जो कोविड के कारण हुई है, तो ये आप इसका एग्जांपल रखेंगे। तो ये है आपके पास तीन। अब चौथा, भाई दूसरी स्लाइड है, ये पहली स्लाइड थी आपकी और ये आपकी दूसरी स्लाइड है। अब देखो, एक होता है डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसे कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, देखो इसका क्या मतलब है। छिपी हुई का मतलब ऐसी बेरोजगारी जो दिख नहीं रही। अब कैसी बेरोजगारी जो दिख नहीं रही, देखो समझो, एक काम को करने के लिए तीन लोगों की जरूरत है। अब तीन लोग वो काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पांच लोग काम करने लगे। जो काम तीन कर सकते हैं अगर पांच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप ये कह रहे हो कि सर उनमें दो लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है। पांच में से तीन का तो सही है, ठीक है, जरूरत है उनकी, पर दो एक्स्ट्रा में लग गए। यानी वो दो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं वास्तव में देश में, क्योंकि उनकी वहां तो जरूरत ही नहीं है। और ऐसा एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, गांव में रूरल काम में, क्योंकि गांव में ना एक होता है ना सामाजिक, मतलब पूरा परिवार जुड़ जाता है काम के अंदर, कि चलो सबका हाथ बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब कर लेंगे। तो एक्चुअल क्या होता है वहां पर, ऐसे लोग जो आपके होंगे उनको क्या बोला जाएगा, तो ऐसे लोगों को जनरली हम ये कहते हैं किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। बिल्कुल भाई वाजिद। चलिए, तो आप कहेंगे यानी वर्किंग पर्सन्स, वर्किंग पर्सन आर more than
एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यही तो इसका मतलब हुआ। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, जब ज्यादा लोग जुड़े हैं सर, तो जो 3 की जरूरत है वो तो काम कर रहे हैं, बाकी 2 कितना कर रहे हैं बताओ मुझे, बाकी 2 कितना उत्पादन कर रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है उनका उत्पादन कितना है। बाकी दोनों जिनकी जरूरत नहीं है वो कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह है जितना भी कर रहे हैं वो 3 ही कर रहे हैं जिनकी जरूरत है, और बाकी जिनकी कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब उनका प्रोडक्शन 0 है। वो काम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वहां जरूरत नहीं है, उनका 0 मानेंगे आप, उत्पादकता 0 है। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि किसी लेबर का प्रोडक्शन 0 है, तो कौन सी बेरोजगारी होगी। बिल्कुल कोचिंग वगैरह खुली हुई है वाजिद, सारी ऑफलाइन की बात कर रहे हो अगर आप, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, ऐसा कहां मिलता है ज्यादातर, एग्रीकल्चर में, कृषि में, और गांव में जुड़े हुए काम में, रूरल एरियाज के काम के अंदर ये आपको खास तौर पर मिलता है। लेबर का उत्पादन 0 हो, इसका मतलब लेबर काम कर रही है पर उत्पादन 0 हो रहा है, उसकी वहां जरूरत नहीं है। ये बहुत खास है। अगर मैं कहूं ना आपसे कि इस पूरी क्लास में अगर कोई लाइन ऐसी है जो एग्जाम में आ सकती है पूरी क्लास में, तो ये वाली लाइन है। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इस पे सवाल जरूर नोट करिएगा। चलिए स्लाइड नंबर 2 है ये, सेकंड स्लाइड नोट कर ले सभी। चलिए सीपीओ के लिए भी हो जाएगी क्या मेरे भाई, सीपीओ के लिए कम है, सीपीओ के लिए कम है थोड़ा सा। चलिए चलिए भाई, बिल्कुल 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 खुली होगी भाई वाजिद, आप जाएं और देख लें, ठीक है। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो। चलिए मेरी बात समझिए, इंपॉर्टेंट तो है ही, पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ। चले भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं सर। नंबर 5, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग सीजन वाला काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो एक सीजन चलता है, अगले सीजन में फ्री खाली हो जाते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब ऐसे कार्य जो मौसम आधारित कार्य में हो, मौसम आधारित कार्य में लगे हुए श्रमिक। यानी ऐसे लेबर जो किस में इन्वॉल्व है, सीजनल काम में इन्वॉल्व है, लेबर्स इन्वॉल्व इन सीजन बेस्ड एक्टिविटीज। जो भी सीजन वाले काम है उसमें अगर कोई इंसान लग गया तो वो सीजनली बेरोजगार हो जाएगा। और इसमें हम एग्रीकल्चर को भी रखते हैं, एग्रीकल्चर मौसम वाला भी है, और एग्रीकल्चर में छिपी हुई बेरोजगारी भी आती है। जैसे कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर में भी ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो कोई ऊनी कपड़ों का काम कर रहा है ना, ऊन के कपड़े बना रहा है, जैकेट का काम कर रहा है कोई, जनरली इस तरीके से आपका बहुत ध्यान से रखना। चलिए भाई, चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई इंसान एजुकेटेड हो और बेरोजगार हो अगर, तो क्या कहेंगे,
इंसान पढ़ा लिखा हो फिर भी बेरोजगार हो, उसे कहेंगे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी का मतलब, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार हो, शिक्षित वर्ग के लोगों में बेरोजगारी, शिक्षित वर्ग के लोगों में बेरोजगारी, जो आपकी अपनी बेरोजगारी है, और जनरली आप इसको देखना समझना चाहते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ खुद को शीशे के सामने रखना है, मिरर के सामने, खुद को मिरर के सामने रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। तो अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड सोसाइटी ऑफ द कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड या एजुकेशन, एजुकेटेड कैटेगरी ऑफ कंट्री, तो ऐसे लोगों में अगर बेरोजगारी है तो बस सीधा सीधा आप कोचिंग ऑफ थी, ओके भाई, चलिए कोई बात नहीं भाई, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं है। देखो, अच्छा, एक होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एक और समझना, इंडस्ट्रियल में क्या होता है, बेहद आसान है, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं मैं आपको। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो, लोग गांव से शहर में आते हैं क्या सोचकर, देखो गांव में वो खेती करते हैं, लेकिन शहर में आकर उन्हें पता है खेती नहीं करनी। लोग गांव से शहर में माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, तो लोग गांव से शहर क्या सोचकर आते हैं बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर, लोग गांव से जब शहर आते हैं तो ये सोचकर आते हैं कि वो शहर जाकर इंडस्ट्री में काम करेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, खेत में काम तो गांव में हो रहा था, तो फैक्ट्री में काम करना है अगर हमें, लेकिन गांव से लोग शहर अगर आएंगे सारे, क्या शहर में इतने कारोबार हैं, क्या शहर में इतनी फैक्ट्रियां हैं कि सबको काम मिल जाएगा? अगर ऐसा होता, शहर वाले बेरोजगार क्यों होते फिर? तो शहर में इतनी इंडस्ट्रियां नहीं है कि सबको रोजगार मिल जाए, तो आप कहोगे उद्योगों की कमी के कारण अगर कोई बेरोजगार रह जाए तो क्या होगा? उद्योगों की कमी के कारण अगर कोई बेरोजगार रह जाए तो क्या कहेंगे उसे? तो उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगार हो, तो उद्योगों की कमी के कारण, तो उसे औद्योगिक कहेंगे। एक आखिरी बात सुनना मेरी, एक आखिरी सवाल सुनना मेरा, और वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि मान लो कि एक जी न्यूज के बाहर, क्या कहा था मोदी जी ने बताओ मुझे? जी न्यूज के स्टूडियो के बाहर मान लो कि कोई इंसान पकोड़े बेचता है, कोई अपना स्टॉल लगाता है और वो दिन के 200 रुपए कमा कर जाता है, तो बताओ उसे रोजगार कहोगे या नहीं कहोगे? बात समझ पा रहे हैं मेरी? अब आपको सवाल का जवाब देना है कि यस इट इज एम्प्लॉयमेंट और नॉट। अगर मान लो कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेली चलाता है, कोई दुकान लगाता है ना, किसी के भी बाहर, तो उसको रोजगार कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताइए मुझे। क्या कहा था मोदी जी ने इसके? भाई कोई समर्थन में होगा, कोई विरोध में होगा, ना हम समर्थन में ना हम विरोध में, हम तो बात की बात कहेंगे, सही वो ये होगी कि सर यस इट इज एम्प्लॉयमेंट या नहीं, ये रोजगार नहीं है। ऐसे रोजगार को अगर काउंट करेंगे तो देश में फिर तो पढ़े लिखे लोगों का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। अब आपको बताना है कि ये रोजगार है या नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब ऐसी स्थिति आती है ना, ऐसे लोगों को रोजगार कहेंगे या नहीं कहेंगे मैं बताता हूं। ऐसे लोगों को बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को बोलेंगे अर्ध रोजगार। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अर्ध रोजगार बोलेंगे। अर्ध रोजगार देखो क्या होता है, आधा रोजगार इंसान को तब कहते हैं जब कोई इंसान पार्ट टाइम काम करता है। मान लो कोई कम समय काम करता है, या तो पार्ट टाइम काम करता है, या फिर ध्यान से सुनना, जब कोई इंसान अपनी एबिलिटी से कम काम करता है।
तो वो रोजगार नहीं होता मेरे भाई, वो अर्ध रोजगार। ना वो रोजगार है ना वो बेरोजगार, वो कुछ नहीं है सर। उसे बीच का रास्ता रखा जाता है। यानी कोई एमबीए करे और पकोड़े बेचने लगे, तो इसको अगर रोजगार मानेंगे तो फिर तो देश का हो गया भला। फिर कोई एमबीए नहीं करेगा, अगर उसको यही करना है तो बिना एमबीए के भी बेच लेगा, और शायद ज्यादा अच्छे बेच लेगा। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उसी काम में लगा होगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, या तो इंसान पार्ट टाइम काम करे, या जो काम कर रहा है वो अपनी एबिलिटी से कम काम करे। वर्क लेस देन एबिलिटी। तो जनरली जब बात हम ये कह रहे हैं पकोड़े बेचने वाली, तो इसको हम ये कह रहे हैं कि सर वो एबिलिटी से कम काम में है। तो जब कोई इंसान पार्ट टाइम काम करता है या योग्यता से कम कार्य करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आधा रोजगार। एक बार ऊपर वाली लाइन मैंने बता दी। अगर इंडस्ट्री की कमी है शहर में, भाई बहुत सारे लोग इसलिए नहीं काम कर रहे क्योंकि उद्योग कम पड़ गए, तो इंडस्ट्रियल है। पढ़े लिखे लोग और बेरोजगार है तो एजुकेटेड है। जहां मौसम वाले काम है, भाई इस मौसम में होगा अगले में से नहीं होगा, तो वो मौसम वाली बेरोजगारी है। तो एक बार मुझे कमेंट करें सभी कि यस, ये वाली बात समझ में आ गई है। कुछ क्वेश्चन कराऊं आपको आज? बताओ मुझे, क्वेश्चन करना चाहते हैं सर इस टॉपिक के ऊपर? क्वेश्चन करवा दे कुछ, 8-10 क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को आज, देखते हैं कितने आंसर करोगे। बस पहले ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही करना अभी, ठीक है? 8-10 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको आज, चलो मजा आएगा, देखते हैं कितनी नॉलेज हो गई आपको। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो। देखो भाई, जरूरी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं कि शब्द वही मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए, ये तो हमेशा बदलेंगे। दोनों समझ लिया करो, कहीं तो बात समझ में आ जाएगी। आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा नवनीत? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आधा रोजगार वाला अक्षत। सही से देखो मेरे भाई, सर वो होगा जहां पर योग्यता ज्यादा है, अधिक कुशल लोग हैं, यानी योग्यता ज्यादा है और काम कम कर रहे हैं। ज्यादा योग्यता वाले कम काम कर रहे हैं जब, ध्यान से पढ़ लो भाई, जिनका गलत आया एक दो का। देवेंद्र बी कैसे होगा मेरे भाई? देखो जरा ध्यान से, जहां हाई स्किल मतलब अधिक योग्यता वाले कम योग्य वाला काम कर रहे हैं, लो पेइंग वाला काम कर रहे हैं, उससे अर्ध रोजगार या अल्प रोजगार कहा जाएगा। अर्ध ही को अल्प रोजगार कहा जाता है। आंसर डी इसका ठीक होगा। अगला सवाल देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना भाई, आगे पीछे आ रहे हैं आंसर आपके, 2 नंबर के साथ लिखो। 2 का एबीसीडी बताओ क्या होगा? 2 का क्या होगा? जहां श्रमिक नौकरी बदलते समय अस्थायी रूप से, वाइल चेंजिंग जॉब्स, जॉब बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसमें मौसम कहां से आ गया? आकाश, आकाश का ठीक है, सॉरी आकाश नहीं, पता नहीं कौन था, निकल गया। दूसरे का होगा सी। अरे भाई इसमें मौसम थोड़ी है सर, यहां चेंज कर रहे हैं, जॉब बदल रहे हैं। मैंने क्या बताया था? अभी अभी तो पढ़ाया मैंने, एक जॉब कर रहे थे दूसरी जगह चले गए, तो कुछ दिन कुछ महीने एंजॉय करने लगे, यही पढ़ाया ना। मौसम की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पर भाई। प्रीति मौसम कहां से आ गया? इसमें कहीं भी लिखा मौसम के बारे में, या यहां पर कहीं लिखा अपनी इच्छा से? इच्छा से नहीं है, वो थोड़े बीच के समय को बोला उसने। जब वो बीच के समय की बात मैंने बताई आपको, उसी को फ्रिक्शनल बोलते हैं, घर्षण या आंशिक भी बोलते हैं। इंग्लिश में देख लो,
मैंने कहा ना सवाल को समझ लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवाता हूं मैं इसीलिए, तो क्योंकि कंफ्यूजन और गलतियां हो जाएंगी। ये आपका काम है नोट्स में जाके ना, जहां फ्रिक्शनल लिखा था आंशिक, उसके आगे घर्षण भी लिख लेना, इससे आपको याद, अर्ध रोजगार लिखा था वहां अल्प भी लिख लेना, ताकि हिंदी में दिक्कत ना आए आपको। फ्रिक्शनल बोलते हैं इसे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपके स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है मैं वो ही कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो, 10 क्वेश्चन कराऊंगा करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 6, किस डेटा के आधार पर होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, मतलब बीच के क्वेश्चन आपके नहीं है, आपके मतलब ये तो अलग फाइल है, तो आपको पर क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे आपके स्टैंडर्ड वाले। तो उसका सही आंसर है एनएसओ। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7। सीएसओ दे रखा है ना आकाश, अब तो सीएसओ है ही नहीं, अब तो एनएसओ का हो गया ना, अब तो सीएसओ गलत हो जाएगा, अब तो एनएसओ कहो उसे। अब एनएसओ है तो उससे बेहतर तो नहीं हो सकता कुछ। एनएसओ ना होता तो एक बार आप सोचते आकाश सीएसओ लगाने को, एनएसओ है तो फिर एनएसओ लगेगा। जहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी 0 बताई मैंने, इसका यह मतलब मैंने बताया योजना आयोग के समय था, वो ठीक है आपकी बात प्रशांत, लेकिन अब आज के वक्त में सवाल का जवाब दोगे तो एनएसओ लगाओगे। सेम क्वेश्चन आने पर प्रशांत आप एनएसओ लगेगा। अब आज का पढ़ो सवाल को, उस समय अलग होगा आंसर, मान सकता हूं मैं। ये ऑप्शन तो मैंने बदल दिया ना, पहले ये एनएसओ था भी नहीं, तो अब के हिसाब से चलो। तो आपने कहा जहां प्रोडक्टिविटी लेबर की 0 होगी, आलोक समझ नहीं आ रहा, कौन सा समझ नहीं आया आलोक? कौन सा वाला? 3 क्वेश्चन कराए, तीनों समझ नहीं आए आपको? आपने क्लास ही नहीं करी इसका मतलब, या तो, और अगर ये वाली बात समझ नहीं आए तो मुझे बताओ। भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी क्लास में? जब किसी काम में 3 लोगों की जरूरत है रविंद्र, और 3 लोगों की जरूरत में 4 लोग लग जाएं अगर, तो चौथे लेबर कितना काम कर रही है? 0 कर रही है। ऐसे को क्या बोलते हैं? देखो ना अभी यार, सीधी सी बात है, इतना कंफ्यूज रहोगे तो काम कैसे चलेगा लाइफ में? मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो, देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0। जब लेबर की प्रोडक्टिविटी 0 होगी रविंदर, जब आपने कहा इसका मतलब यह है कि वो काम करेगा। लैंग्वेज ही तो हार्ड होती है। भाई एक बात बताओ, जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया आपको, अगर मैं वही आपको करा दूं, क्या एग्जामिनर भी वही दे देगा? दिक्कत कहां आती है बच्चों को? जब बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ये दिक्कत आती है कि पढ़कर जाते, सब जानते हैं, आंसर कुछ नहीं कर पाते। वही तो कराना चाह रहा हूं मैं आपको, कि आप इसे जल्दी जल्दी देखो मेरे भाई। जब आप ये कहोगे कि लेबर का उत्पादन 0 हो, इसका मतलब उसने वहां कोई काम नहीं किया, उसकी वहां जरूरत नहीं थी, वो एक्स्ट्रा में था। इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। यही तो सीखा आपने मेरे साथ। अब आ रहा है ना साहिल, अर्चिशमन, जो भी है आपका नाम भाई, ठीक है, अर्जुन। चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कहा लो, लो का मतलब वो कुछ कर रहा है। हमने कहा जब नहीं करेगा तब मानेंगे उसे। तो कुछ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? आधा रोजगार है। कुछ नहीं कर रहा है तो वो छिपा बेरोजगार है। चलो भाई, कम करने से नहीं होगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर रहा है तब होगा बेरोजगार। अगर कम करेगा तो वो आधा रोजगार आएगा, फिर तो वो पार्ट टाइम जैसा हो गया ना अर्जुन। भाई कुछ करेगा तो लो और 0 में फर्क होता है। चलो ये बताओ क्या आंसर लगाओगे इसका? तभी तो कह रहा प्रैक्टिस करोगे, तभी तो क्वालिटी आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कब क्या आंसर लगाना है।
करा करो प्रैक्टिस जितनी हो सके। बताओ। सुमित ध्यान से करो क्वेश्चन को। सुमित गलत कर रहे हो, राहुल गलत कर रहे हो आप। सुमित राहुल गलत, अक्षत गलत। भाई क्या लिखवाया है? कॉपी ढूंढो, कल की क्लास ढूंढो, कल क्या पढ़ाया था। कहीं पर भी मैंने इनकम नहीं लिखवाया था भाई, कहीं भी इनकम नहीं लिखवाया था। एक्सपेंस लिखवाया था, कंजम्पशन लिखवाया था। क्या बोला था मैंने आपसे? अगर कोई दिन के 47 रुपए खर्च करता है तो वो अमीर है। खर्च बोला था, कंजम्पशन उपभोग, एक्सपेंडिचर बोला था। ये क्या बोला था? कंजम्पशन बोला था, हाउस होल्ड, कि इंसान का कितना खर्च है, ये बोला था मैंने। आगे बताऊंगा भाई, वो आगे थोड़ा सा वेट करेंगे। इनकम कहीं भी नहीं बोला था मैंने आपसे। बताओ। चलो इसका जवाब दो, बताओ मुझे। सवाल को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। सही आंसर क्या लगाओगे? तो आप कहोगे सर कृषि में भी होता है। एक नंबर ठीक है। और देखो दो दो के आंसर है, और गांव में हो जाएगा तो एक और दो मान लोगे। शहर में नहीं होता, फैक्ट्री वगैरह में नहीं होता। फैक्ट्री में काम नहीं करोगे तो बाहर निकाल देंगे, है ना भाई। तो ए यानी पहला दूसरा सही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्या रह गया? अर्चिष्मन, एक तो नाम क्या है आपका? अर्चिष्मन। भाई मुझसे तो लिया भी नहीं जा रहा है। गौरव, कितनी देर हुई? अब तो क्लास खत्म होने वाली है। 1 बजे से क्लास चल रही है आपकी। जब किसी काम में ज्यादा लोग लगे हैं और उस काम को कोई कर सकता है, कम लोग कर सकते हैं। जब किसी कार्य में जिसके को कम व्यक्ति कर सकते हैं उससे ज्यादा लग जाए, तो बाकी वाले छिपे बेरोजगार हो गए। अगला सवाल। रविंद्र, भाई गलत क्यों हो रहा है? देखो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और सब कुछ समझा समझा के पढ़ा रहा हूं, रिवीजन कर कर आ रहे हो। आज आते ही क्लास में सवाल पूछा था, यही वाला सवाल था वो। गरीबी के आंकड़ों का प्रकाशन कौन करता है? कि आंकड़ों पर जो रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट कौन बनाता है? भाई प्रकाशन लिखा है, रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। आंकड़ों का प्रकाशन करना मतलब रिपोर्ट बनाना। भाई आंकड़े कैसे बताओगे? रिपोर्ट बना के बताओगे। तो रिपोर्ट बना के कौन बताएगा? प्लानिंग कमीशन। इसे अब क्या कहते हो आप? अब आप इसे नीति आयोग कह सकते हो या प्लानिंग कमीशन। एनएसएसओ तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। एनएसएसओ पढ़ाया मैंने आपको? नहीं पढ़ाया। यूएनओ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। फाइनेंस कमीशन पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग कहोगे आप, ये करता है रिपोर्ट प्रकाशन या आंकड़ों का प्रकाशन। ए नीति आयोग। सवाल को पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। रविंद्र इस सवाल को दोबारा से पढ़ो और अब मुझे बताओ। तुक्का भी लगाओगे तो सब सही जाएंगे। साहिल बिल्कुल। क्या लगाओगे इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या लगाओगे आप?
देखो मैंने फाइनेंस कमीशन तो आपको पढ़ाया ही नहीं है सर, इसकी तो बात ही नहीं करना। रूरल मिनिस्ट्री के बारे में कोई पढ़ाया नहीं आपको मैंने। होम अफेयर वाली मंत्रालय के बारे में नहीं पढ़ाया। राष्ट्रीय स्तरीय नोडल एजेंसी वाला, इसकी बड़ी संस्था प्लानिंग कमीशन। या अब इससे क्या आएगा आंसर में? अब नीति आयोग आ जाएगा। बात वही है ये, क्योंकि भाई क्वेश्चन जब आया होगा तब प्लानिंग कमीशन दिया था उन्होंने, अब नीति आयोग कह लो, बात सही है दोनों की। तो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन। बताओ, अगला सवाल बताओ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्या आंसर बताया था मैंने? लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। चलो एक सवाल आ गया है, वैसे बता दो मुझे। एक सवाल का आंसर और। देखो थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, मैं बता दूं। ये कह रहा है जो व्यवसाय में पैटर्न की जरूरत है, यानी जो एक इंसान में एबिलिटी की जरूरत है, एक इंसान में एबिलिटी की, गलत हो जाए डाउट नहीं सुनना, एक इंसान में एबिलिटी की जरूरत और जो कार्यकर्ता उपलब्धता है उसके पास जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। इसको ऐसे समझो, जरूरत है कलर टीवी ठीक करने वाले की और इंसान की एबिलिटी है ब्लैक एंड व्हाइट की, तो बताओ क्या होगा? इंसान की एबिलिटी है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ठीक, कलर टीवी ठीक करने वाला। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब क्या निकला बताओ दोबारा से। भाई मैंने ये कहा जो व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए, जो काम वैकेंसी के लिए जो आपको जरूरत है उससे कम एबिलिटी में हो आप। अगर ऐसा मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब हुआ सर वहां टेक्निक बदल गई है, अब नई टेक्निक की जरूरत है। इसका मतलब वहां टेक्निक बदल गई, वहां नई टेक्निक की जरूरत है। जब जैसे अभी बहुत सारी चीजें आप देखोगे सर, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे तौर तरीके बदल रहे हैं, इसे कहते हैं संरचनात्मक। गलती तो होगा, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? भाई एक बात सोचो, अगर आप नहीं करते तो भी गलत जैसा ही होता, करने के बाद गलत करा तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं कह रहा हूं सीखेंगे तो काफी हो जाएगा। ये डिफिकल्ट है, ये मैं मान रहा हूं डिफिकल्ट है ये सवाल। इस सवाल को काफी टफ बनाया गया, आपके स्टैंडर्ड पे नहीं है, पर हारना नहीं है ना, जीतने के लिए सब कुछ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो, पर कोशिश तो करी आपने इस सवाल को करने की। ठीक है, चलो भाई। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे मैंने आपको बताए, और लगभग 10 करा दिए होंगे। तो अब कैसा रहा कॉन्फिडेंस, आप बताओ मुझे। ओ शिट, भाई आज की फाइल सभी ने नोट कर ली थी या नहीं? आज की फाइल सभी ने नोट कर ली थी, मेरे से गलती से डिलीट हो गई अभी। तो बिल्कुल आप कर लेना, आज वाली नहीं दूंगा मैं। तो आज वाली क्लास जो कल की क्लास का एक हिस्सा है उसको आप लिख कर समझ के कर लेना, क्योंकि सी को छोड़कर बाकी 3 आपने बताया है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है, और काफी बूस्ट रहा होगा। और चलिए अगली क्लास मिलेंगे, तो आज वाला नोट कर लेना क्योंकि वो मुझसे डिलीट हो गया अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।